बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने जो कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे जिसका नाम है विद्युत धारा। ठीक है, आज पार्ट नंबर 2 अपने इसका करने जा रहे हैं। और आज का जो अपना टॉपिक है थ्योरेटिकल टॉपिक है बच्चों, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। धात्विक चालकों में वैद्युत आवेश का प्रवाह। मतलब अपने को ये समझना है कि धातुओं में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा क्या होती है, आवेशों का प्रवाह होती है। तो वो किस तरह से प्रवाहित होती है, आवेशों को किस तरह से अपने प्रवाहित करवाते हैं, उस चीज़ के बारे में अपने इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बढ़िया टॉपिक है, अच्छे तरीके से समझना है आपको। स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो अब देखो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में है क्या चीज़, धात्विक चालकों में वैद्युत आवेश का प्रवाह या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटेलिक कंडक्टर्स। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो विद्युत धारा का प्रवाह है जिसमें यानी जिन पदार्थों में आसानी से हो जाता है उन पदार्थों को अपने क्या बोल देते हैं, धातु बोल देते हैं। ठीक है, सॉरी धातु नहीं, उनको चालक बोल देते हैं। चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है और ज़्यादातर धातुओं में क्या होता है, चालकता का गुण पाया जाता है। यानी धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, आसानी से होता है। ठीक है, तो उसको अपने धात्विक चालक बोल देते हैं इसी कारण, क्योंकि धातुओं में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से। अब होता क्यों है, इसमें कारण क्या है विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होने का, वो अपने पढ़ते हैं। तो देखो बुक में तो ये वाला टॉपिक है ना, जो बुक में अभी आपको दिखा देता हूँ मैं, ये वाला टॉपिक ये रहा। तो इसमें ऐसे थ्योरेटिकल दे रखा है ऐसे सारा। ठीक है, तो एक तो इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया हुआ टॉपिक को, थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज चेंज किया है और इसको पॉइंट वाइज बना दिया मैंने। ठीक है ना, पॉइंट वाइज बना दिए जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब अगर आप पेपर में इसको करना चाहोगे तो चाहे सारे पॉइंटों को इकट्ठा लिख देना पैराग्राफ बना के, वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप करना चाहो वैसा कर सकते हो, पॉइंट वाइज थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाता है। तो अब क्या होता है देखो कि धात्विक चालकों में बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, इन्हें संयोजी या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, या इनको अपने क्या बोल देते हैं, चालन इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं। बुक में इसको चालन इलेक्ट्रॉन भी कहा हुआ है। ठीक है, ये रहा चालन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है बच्चों कि जो धातुएं होती हैं, धातुओं में क्या होता है कि जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उन पर जो नाभिक का आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम होता है। और वो क्या होते हैं, इस कारण उनको क्या कह देते हैं, अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी कि वो क्या हो जाते हैं, थोड़ी सी अगर उनको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो उससे वो फ्री हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं अपने परमाणु से। ठीक है, तो इस कारण उन्हें एक तो संयोजी, संयोजी क्यों, क्योंकि जो आपको पता है कि धातुओं की जो संयोजकता होती है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। कि अगर कोई दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है बाह्यतम कोश में से तो उसकी संयोजकता +2 हो जाती है। तो इस कारण इनको संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। ठीक है, या चालन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। चालन इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये विद्युत धारा का चालन में सहयोग करते हैं। इन्हीं के कारण क्या होती है, धातुओं में विद्युत धारा क्या है, आसानी से प्रवाहित होती है इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि धातु में ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, कि धातुओं में क्या होते हैं, इनकी अमाउंट है, जो इनकी संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और ज़्यादा कैसे, ये देखो मैंने नीचे नीचे लिख दिया एक उदाहरण कि तांबे में इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व 8.49 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है इस संख्या का, वो समझो आप। अब मीटर क्यूब में मैं ना लेके इसको सेंटीमीटर क्यूब में लेता हूँ एक बार। ठीक है ना, फिर मीटर क्यूब में समझा देता हूँ। कारण उसका ये है कि सेंटीमीटर क्यूब में थोड़ा सा समझाना आसान रहेगा। तो अगर इस मीटर क्यूब को मैं सेंटीमीटर क्यूब में बदलना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा मुझे, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। ठीक है ना, सॉरी 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि बटे में है, बटा मीटर क्यूब है, तो मतलब 100 से डिवाइड। तो अब 3 बार 100 से डिवाइड, तो मतलब 10⁻⁻6 हो जाएगी, नीचे 6 बन जाएगी, ऊपर जाके 6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻22 हो जाएगी। बस आपको तो ये ध्यान रखना है। और पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बटा में सेंटीमीटर क्यूब। अब इस संख्या का मतलब क्या है कि 8.49 × 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब पता है क्या है कि जो अगर आप क्या करो, 1 सेंटीमीटर आपने स्केल पर देखा है ना कितना होता है, 1 सेंटीमीटर लंबी, 1 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर ऊंचा। इतना आयतन ले लो, मतलब इतनी कोई डिब्बी ले लो आप।
ठीक है ना। डिब्बी ले लो छोटी, 1 सेंटीमीटर उसकी लंबाई हो, 1 की चौड़ाई और 1 की क्या हो उसकी ऊंचाई हो। अब उस डिब्बी में आप तांबे को भर दो, जितना तांबा आपसे फुल भरा जाता है उसमें उस डब्बी में तांबे को भर दो। भर दिया तो अब इसके अकॉर्डिंग जो ये आपको संख्या दे रखी है ये कहता है कि उतने तांबे में इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। एक डिब्बी आप ले लो 1 सेंटीमीटर इतनी सी, तो उसमें जितना तांबा भरोगे आप उसमें इतने इलेक्ट्रॉन, यानी 8 4 9 के साथ आप 20 जीरो और लगाओ, इतने इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। तो इसका मतलब ये है कि आप 1 मीटर, मीटर क्यूब का मतलब भी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर लगभग होता है 3 फीट के इक्वल। ठीक है ना। 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा डब्बा ले लो कोई, उसमें कॉपर को भर दो आप, तांबे को भर दो, तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन होंगे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें। ठीक है ना। तो ये तांबे के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। तो मतलब आप कहने का मतलब ये है कि जो धातु होती हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ही बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि ये इलेक्ट्रॉन धात्विक चालक के अंदर यादृच्छिक गति करते रहते हैं तथा गति करते हुए अन्य इलेक्ट्रॉन और आयनों के साथ टकराते हैं। अब देखो कारण क्या है कि जो धातुएं होती हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन, जो आपके ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ये इन पर नाभिक आकर्षण बल तो होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। अब आपको अगर मैं कह दूं कि इनकी जितनी ऊर्जा होती है उतनी ऊर्जा आप बाहर से दे दो तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और सामान्यतः इनको जो मुक्त होने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है वो कमरे की ताप यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उपलब्ध हो जाती है। मतलब अगर आपने गर्मियों में तांबा रख रखा है ना, तो ऑटोमेटिक से उसमें बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, मतलब बाह्य कक्षा को छोड़ के और पदार्थ में मुक्त हो जाएंगे, वो मुक्त अवस्था में चले जाएंगे। तो मतलब क्या है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या है, धातु के अंदर यादृच्छिक गति करते रहते हैं, अपनी इच्छा से इधर उधर जाते रहते हैं। यादृच्छिक का मतलब, ठीक है, अपनी इच्छा से कभी इधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए, क्योंकि फ्री होते हैं। और गति करते हुए अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयनों के साथ क्या करते हैं, टकराते हैं। अब चलो मान लिया भी अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों के साथ तो टकराएंगे, लेकिन ये आयन शब्द कहाँ से आ गया, आयन कहाँ से आ गए। तो जो धातु के अंदर जो भी क्या होता है, परमाणु होता है आपका, वो जब भी एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देता है तो वो खुद क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। ठीक है। अब बात ये है कि देखो इलेक्ट्रॉन, ये वाला मान लो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और इधर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच भी टक्कर होती है। ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक Cu+ आपका आयन है, Cu+ क्या है, आयन है, इनके बीच भी क्या होगी, टक्कर होगी। तो इस वाली टक्कर का तो इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है क्योंकि ये दोनों का द्रव्यमान समान है, एक जैसे कण है दोनों। तो मान लो दोनों टकराए तो क्या होगा कि वो वाला इधर चला जाएगा, दूसरा इधर चला जाएगा, क्योंकि दोनों है ही बराबर से। लेकिन आपको पता है कि जो कॉपर होता है वो बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, ये आयन, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन आपका इस आयन से टकराएगा तो इसकी क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन हो जाएगा। जिस वेग से जा रहा था अब उस वेग में परिवर्तन हो जाएगा। अगर तो सामने वाला कण है जो आपका भारी आयन है वो स्लो आ रहा है तो इसके वेग में थोड़ा कम परिवर्तन होगा, लेकिन अगर वो तेजी से आ रहा है तो उसके साथ टकरा के ये बहुत ही ज़्यादा तेज जाएगा। तो सीधी सी बात कहने की ये है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी धातु के आयन के साथ टकराता है तो उसके वेग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है कि आयनों के साथ टकराने से इनका वेग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन की विभिन्न टक्करें होने से इसका वेग क्या होता है, लगातार परिवर्तित होता रहता है। अभी धारा प्रवाहित नहीं हुई है, अभी अपने इस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से अंदर उपस्थित रहते हैं, किस तरह से वो गति करते हैं। ठीक है। तो विभिन्न क्या होती रहती है, टक्करें होती रहती है इसमें। अब एक इसकी गति का चित्र दिखाया भी हुआ है यहाँ पे, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना अपवाह वेग, उसमें है, लेकिन वो है इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित। कि मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करता है इस ए पॉइंट से ये सीधा चलता गया चलता गया चलता गया और यहाँ तक पहुँच के ये किसी आयन से टकरा गया। अब टकरा गया तो इसकी दिशा भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। इस तरीके से भी चलने लग गया, इसका वेग भी चेंज हो जाएगा। फिर कोई आयन आया उससे ये टकरा गया और इधर चला गया, फिर कोई आयन आया उससे टकराया इधर, फिर इधर आ गया। मतलब कि इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, अपनी इच्छा से गति करता है ये।
ठीक है ना। जिस साइड टक्कर होगी अब दूसरी साइड चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार की गति को अपनी यादृच्छिक गति या इंग्लिश में इसको बोल देते हैं जिग जैग। क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको? जिग जैग गति इसकी बोल देते हैं। हिंदी में यादृच्छिक शब्द है और इंग्लिश में क्या है? जिग जैग। ठीक है ना। तो इस तरीके से गति करता है इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट जो दो परिभाषाएं हैं ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है कि पहली जो है कि इस इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय क्या कहलाता है? विश्रांति काल कहलाता है। ये आपका इलेक्ट्रॉन मान लो इस ए पॉइंट से चला, ए पॉइंट से चला और बी पर जाके ये कहाँ हो गया? पहला टकरा गया किसी पहले से आयन से। अब बी से इसकी गति चेंज होगी और फिर ये क्या हो गया? सी पॉइंट पे जाके किसी और आयन से टकरा गया। तो इस बी से टकराने के बाद और सी से टकराना, तो इनके बीच इसको जितना टाइम लगा, मतलब ये वाला जो पथ है तय करने में जो इसको टाइम लगेगा, उसको अपने विश्रांति काल बोल देते हैं। मतलब पहली टक्कर और दूसरी टक्कर होने के बीच जितना समय वो गति करता है या जितना उसको टाइम लगता है उस टाइम को, और वो टाइम कैसा कि औसत समय हो। भी अब देखो कि इलेक्ट्रॉन क्या है कि मान लो पहली टक्कर में उसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़गी, दूसरी में थोड़ी कम तय करनी पड़गी, तीसरी में फिर ज़्यादा, चौथी में फिर नज़दीक से टकरा गया, पांचवी में फिर ज़्यादा। तो ऐसे ये वाला जो टाइम है ये तो कम ज़्यादा होता रहेगा। तो अपने को जितना टाइम सारा लगेगा उस सब का क्या कर लेना है? औसत ले लेना है। क्या करना है? औसत ले लेना उसका। और उस औसत समय को ही अपने क्या बोल देते हैं? विश्रांति काल बोल देते हैं। अब मान लो कि एक और थोड़ा सा इसको समझा दूं मैं उदाहरण से कि जैसे मान लो ए से चला इलेक्ट्रॉन और 1 सेकंड बाद आपका इस बी पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, बी से टक्कर होगी इसकी, फिर बी से इसकी टक्कर होने के बाद गति चेंज हुई और यहाँ 2 सेकंड बाद ये सी पर पहुंच गया। ठीक है, फिर ये सी से डी पॉइंट तक पहुंचने में फिर इसको 1 सेकंड लगा, फिर मान लो इसको लग गए 3 सेकंड डी तक पहुंचने में। ठीक है, ये डी पॉइंट है ये सी। तो अब हर बार क्या है? टाइम इसको अलग अलग लग रहा है क्योंकि रास्ता अलग अलग तय करना पड़ रहा है। तो अपने जो विश्रांति काल यहाँ पे कहेंगे वो किसको कहेंगे कि आप क्या करो 1 + 2 + 1 + 3 कर दो। और कितनी बार टकराया? ये 4 बार, तो बटे में 4 कर दो। तो 4 और 1 5, 6 और 3 9, तो 9/4 करके और जो भी आपका आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, वो क्या हो जाएगा? इसका विश्रांति काल। मतलब सारी टक्करों में जितना हर टक्कर में समय लगता है उस सबको जोड़ के और उनका औसत ले लें तो मतलब एक टक्कर के लिए लगभग औसत समय आ जाएगा और औसत समय को ही क्या बोल देंगे? अपने विश्रांति काल कह देते हैं। समझ आ गया विश्रांति काल। अब दूसरा कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य चली गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पाथ या लैम्डा कह देते हैं। विश्रांति काल का जो चिन्ह होता है वो टो होता है। ऐसे जो आपका बल आघूर्ण वाला था वही टो क्या होता है? इसका चिन्ह होता है आपके पास। ठीक है ना। अब माध्य मुक्त पाथ क्या होता है कि अभी आपको जिस प्रकार मैंने अभी बताया कि ये ए पॉइंट है, इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला बी पर गया, फिर सी पर गया, ठीक है, फिर डी पर गया। तो अब जब इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या करता है? यादृच्छिक गति करता है। तो ये वाली जो चली गई दूरियां इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ये वाली, ठीक है, ये दूरियां भी क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। कि मान लो यहाँ पे वो चला 2 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर चल गया, फिर 3 चल गया, ऐसे करके। तो अपने क्या करेंगे? सारी दूरियों का औसत ले लेंगे और जो औसत दूरी आ जाएगी उसको अपने क्या बोल देंगे? माध्य मुक्त पथ। मतलब एक टक्कर होने में या दो क्रमागत टक्कर होने में जो क्या है? इलेक्ट्रॉन दूरी चलता है, दो टक्करों के बीच जो दूरी चलता है उसको अपने क्या बोल देते हैं? माध्य मुक्त पथ या लैम्डा कह देते हैं। समझ आई इतनी चीज। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसमें कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी कार्ड क्षेत्रफल डेल्टा एस से निश्चित समय में इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशाओं में गति करते हैं अतः चालक में प्रवाहित धारा शून्य होती है। अब इस पॉइंट को समझो, क्या कह रहा है ये कि अगर मान लो कि आपकी कोई ऐसे तार है, काट क्षेत्रफल दे दिया तो अपने को कोई अनुप्रस्थ काट वाली तार लेनी पड़ेगी। अब ये कहता कि जो अब सामान्य अवस्था में क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब यहाँ पे मैं इतना क्षेत्रफल ले लूँ, ये वाला इसका क्षेत्रफल एस है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन इसमें इधर जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाएंगे। इसमें ये है कि आपको थोड़ा सा और बड़ा बना के दिखा देता हूँ। कहने का मतलब क्या है कि एक इतनी बड़ी तार है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन क्या थे? पूरे नहीं आ रहे थे, ठीक है ना। तब ये डायग्राम बना देता हूँ। अब अपने यहाँ पे क्या कर लेते हैं बच्चों, यहाँ ये बीच वाला क्षेत्रफल ले लेते हैं।
आपको पता है कि अगर मान लो समान अनुप्रस्थ काट है तो इसको डेल्टा एस ये क्षेत्रफल है। अब इसके कहने का मतलब है भाई इलेक्ट्रॉन इधर भी होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पे भी सारे चालक में ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जिग जैग गति करते हैं, कहीं इधर चले गए कहीं इधर चले गए। अब ये कहता है कि किसी निश्चित समय में जो क्षेत्रफल से इधर जाने वाले इलेक्ट्रॉन है वो इधर आने वाले इलेक्ट्रॉनों के बराबर होते हैं। क्या होता है, सामान्य स्थिति में जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं। वास्तव में ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं कर सकते, कह सकते अपने, लेकिन क्या है ऐसा माना जाता है कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे उतने इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है लगातार इधर उधर जाते रहते हैं। ऊपर नीचे हो भी सकता है, लेकिन अपने मानते ऐसे हैं कि लगभग संख्या में क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बराबर ही हो जाते हैं ये वाले। ठीक है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब क्या है कि किसी डेल्टा एस क्षेत्रफल से जो इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे विपरीत दिशाओं में जाते हुए, तो अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया था कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन इधर आए, तो नेट आवेश यहाँ पे 0 होता है, तो प्रवाहित धारा का मान भी क्या होता है, 0 होता है, जो आपको पहली वीडियो थी उसमें मैंने बताई थी ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ बताई थी, तो ये पता लग गया। तो प्रवाहित धारा शून्य होती है सामान्य स्थिति में। अगर मान लो तार पड़ी हुई है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी इधर उधर थोड़ा जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर भी उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि उनकी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, परिणामी उनका 0 हो जाता है आवेश का। जितना आवेश ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा। ठीक है, नेट आवेश सामान्य स्थिति में क्या होता है, 0 होता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कहता है पॉइंट अपने को, कि जब चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इन इलेक्ट्रॉनों पर F बराबर माइनस ई वेक्टर क्या करता है, कार्य करने लग जाता है। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है बच्चों, वो आवेश कितना होता है आपको पता है, इलेक्ट्रॉनों पर माइनस ई आवेश होता है। और जब आप इलेक्ट्रॉन पर बल की बात करते हो तो मैंने कहा था जब आप दिशा लेते हो तो आपको जो इलेक्ट्रॉन के साथ चिन्ह है वो साथ में लेना पड़ता है। तो अब माइनस ई वेक्टर, क्योंकि F बराबर क्या होता है आपको पता है, बल का मान क्या होता है, क्यू ई वेक्टर होता है, क्यू ई वेक्टर होता है। अब इलेक्ट्रॉन पर क्यू का मान माइनस ई है, तो अब ये माइनस चिन्ह बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है वो इस ई वेक्टर के विपरीत दिशा में लगता है। मतलब जिस साइड आप क्या करोगे, विद्युत क्षेत्र लगाओगे, उस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन पर बल लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बल लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, कि अगर मान लो मैं ये विद्युत क्षेत्र लगा देता हूँ इलेक्ट्रॉन पर, ये पॉजिटिव है इधर और ये क्या है इधर नेगेटिव है। ठीक है, और बीच में आपकी कोई मान लो धातु पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये पड़ा हुआ है, तो अब इस पे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस धातु के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि इस देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो है ये वाली ई वेक्टर, तो अब ये वाले जितने इलेक्ट्रॉन हैं चाहे वो यहाँ पे पड़े हैं कहीं मर्जी पड़े हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाना स्टार्ट कर देंगे, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलना स्टार्ट कर देंगे। तो विपरीत दिशा में चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे, अब देखो पहले तो मैं आपको कह रहा था कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्षेत्रफल लूँ तो उस क्षेत्रफल से जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे उतने ही इधर जा रहे थे, लेकिन अब सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में जाना प्रारंभ हो जाएंगे। अब इस साइड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं आएगा, इस साइड सारे इलेक्ट्रॉन चलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो मतलब एक ही दिशा में अब नेट आवेश जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब अपने कहेंगे कि यहाँ पर नेट आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो नेट आवेश प्रवाहित हो रहा है तो मतलब यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो और इसी से क्या हो जाता है, सभी इलेक्ट्रॉन की इस दिशा में गति करने लगते हैं और चालक में विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जब अपने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे चालक में क्या हो जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इस जब अपने विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इस कारण इलेक्ट्रॉन जो गति करते हैं उसकी गति को तो अपने अपवाह बोल देते हैं, या अपवाह गति भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ड्रिफ्ट, इसको क्या बोले हैं, अपवाह या ड्रिफ्ट। और इस समय इनके औसत वेग को, अब इलेक्ट्रॉन क्या है कि इलेक्ट्रॉन इस समय जिस वेग से गति करते हैं वो औसत वेग। अब देखो क्या होता है कि मान लो आपके पास चालक में इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, अब बल तो सब पर समान लगेगा, सारे इलेक्ट्रॉनों पर बल क्या लगेगा, समान लगेगा। आपको दोबारा दिखा देता हूँ, देखो ये कोई धातु है, मान लो ये तार है। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन पर बल तो क्या होगा, सारों पर समान लगेगा और इस साइड गति करेंगे। लेकिन क्या होता है कि आपको पता है कि ये जो धातु है एक ठोस है
और ठोस में इतनी जगह नहीं होती है। जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, रास्ते में कोई आयन आ गया, फिर से उससे टकरा जाएंगे, वेग उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन का टक्कर से वेग क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो अपने क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ले लेते हैं यहाँ पे, कि इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, अपने सभी इलेक्ट्रॉनों का वो औसत वेग मानते हैं। भाई सभी इलेक्ट्रॉन उसी वेग से गति कर रहे हैं, और उस वेग को अपने क्या बोल देते हैं, अपवाह वेग, या आपको कई जगह ये अपवहन वेग भी लिखा हुआ मिलेगा। अपवाह या अपवहन वेग भी लिखा हुआ मिलेगा, उसका मतलब भी यही है। तो उसको अपवाह वेग बोल देते हैं। तो सीधी सी बात बच्चों अब ये है कि आपने जो अब पढ़ा, इतनी थ्योरी पढ़ी, उसमें अपने को ये चीज़ देखने को मिली कि सामान्य स्थिति में धातुओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो यादृच्छिक गति करते हैं, अपनी इच्छा से इधर उधर जाते रहते हैं। लेकिन जब अपने उस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो वो एक ही दिशा में गति करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक ही दिशा में जब आवेश प्रवाहित होने लग जाता है तो उसके कारण क्या होती है, चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। और अगर आपसे पूछूं मैं कि चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किसके कारण होती है, तो आप कहोगे कि सर संयोजी इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन, जिसको अपने बोल देते हैं, उसके कारण क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये चालकों में विद्युत धारा प्रवाह का यहाँ पे आपने समझा भी किस प्रकार चालकों में आवेश प्रवाहित होता है बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर। तो सामान्य स्थिति में चालकों में धारा प्रवाहित नहीं होती है, हालांकि उसमें मुक्त आवेश होता है, लेकिन जब अपने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो चालकों में धारा प्रवाहित होने लग जाती है आसानी से। अब आसानी से क्यों होती है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो देखो बच्चों, पेज तो ये एक ही था, लेकिन ये समझने वाला टॉपिक था ज़्यादा, तभी मैं एक पेज ही करवाया इसका। अब आगे के एक दो टॉपिक क्या हैं, थोड़े समझने वाले हैं, तो एक एक टॉपिक ही मैं आपको करवाऊंगा, जिससे वीडियो भी जल्दी बन जाती है और आपको फ्री भी नहीं रहना पड़ता डेली। क्योंकि अगर मैं मान लो 2 दिनों के बाद एक वीडियो बनाऊं उसको, तो अब पिछली वीडियो थी ना जो आपकी 35-36 मिनट की, उसको एडिट करने में मुझे टाइम बहुत लग गया था। तो ये छोटी वीडियो टाइम भी कम लेती है, तो तभी मैं थोड़ी छोटी वीडियो डाला करूँगा और आप बोर भी नहीं होगे इससे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। और एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बताना भूल गया था पिछली वीडियो में, ठीक है ना, वो थोड़ा सा सही कर लेना आप, कि मैंने अपने हिसाब से थोड़ा मतलब बता दिया था मैंने अपनी तरफ से, कि ये रहा कि धारा की दिशा व्योम में किसी दिशा को व्यक्त नहीं करती है, साथ धारा सदिश राशि नहीं है, कि इसका मतलब सॉरी ऊपर देखो आप, ये चीज़ मैंने बताई थी कि जो तारों में धारा होती है, विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है, वो व्योम के अभिविन्यास पर निर्भर नहीं करती, और मैंने कहा था कि निर्भर करती है। अब मैंने अभिविन्यास का मतलब ऐसे मान लिया कि जो तारे हैं वो कहीं ना कहीं रखी हुई हो 3D में, ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ अभिविन्यास का मतलब ब्रैकेट में क्या लिख रखा है, कोण पर निर्भर नहीं करती है। तो आपको यही सही मानना है, व्योम में अभिविन्यास पर जो धारा है वो निर्भर नहीं करती है। ठीक है, और वैसे अभिविन्यास क्या होता है कि आपने कोई चीज़ 3D में, या जो आपके पास मुक्त आकाश 3D में किस प्रकार रखी हुई है, ठीक है, तो उस चीज़ पर होता है। तो ये वाली चीज़ एक तो सही कर लेना आप। और दूसरी चीज़ की धारा घनत्व का मैं यहाँ पे मात्रक बताना भूल गया था, कि जो धारा घनत्व का मात्रक होता है वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है, और आप इसकी विमा निकाल लेना। और विद्युत धारा की विमा आपको पता है कि एम्पियर होती है, इसको A1 से लिखते हैं क्योंकि ये मूल भौतिक राशि है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, L2 आ जाएगा। तो L-2 A1 इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी, सॉरी इसकी डायमेंशन या विमा आ जाएगी। ये दो चीज़ें आपको बतानी भूल गया था, ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना आप। और अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स, अपनी तैयारी जारी रखें।